नमस्कार, आप देख रहे हैं मैं भी भारत का ये न्यूज़ बुलेटिन जिसका नाम है आदिवासी डेली। मैं हूं अनीता और आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे आदिवासी गांवों के बारे में जहां पर लोग अभी तक बुनियादी सुविधाओं का इंतजार कर रहे हैं और साथ ही जानेंगे कि क्यों कुछ आदिवासी इलाकों में आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आदिवासियों में बढ़ रहे आत्महत्या के मामले, डूंगरपुर में 2 साल में 400 से ज्यादा केस। संसद में उठी ओडिशा के दुर्वा समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग। सिर्फ एक रेडियो के जरिए बाहरी दुनिया से जुड़ी है उत्तराखंड की ये जनजाति। ओडिशा के इस गांव में आदिवासियों को आज भी है बुनियादी सुविधाओं और विकास का इंतजार। और अब खबरें विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। राजस्थान के आदिवासी बहुल जिले डूंगरपुर में आत्महत्याओं के मामले बढ़ रहे हैं। जिले में युवाओं से लेकर बुजुर्ग भी अलग अलग कारणों के चलते जिंदगी से हारते हुए मौत को गले लगा रहे हैं। डूंगरपुर जिले में वर्ष 2020 से सितंबर 2022 तक 408 लोग अलग अलग कारणों से आत्महत्या कर चुके हैं। खबरों के मुताबिक आदिवासी अंचल में हो रही आत्महत्याओं के पीछे लोगों की जिंदगी में तनाव, प्रेम प्रसंग, जिम्मेदारी और आर्थिक कारणों को जिम्मेदार माना जा रहा है। राजस्थान के पिछड़े जिलों में आने वाले डूंगरपुर में साल 2020 में आत्महत्या के 133 केस, जबकि 2021 में 154 और सितंबर 2022 में 121 मामले सामने आए। आपको बता दें कि केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान रांची ने झारखंड में डिप्रेशन और दूसरी मानसिक बीमारियों को आदिवासी आबादी में बड़ी समस्या माना है। आज मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना लगभग हर इंसान कर रहा है, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य की तुलना में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स ज्यादातर लोग कम जानकारी के अभाव में अनदेखा कर देते हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन सबसे ज्यादा कॉमन मेंटल हेल्थ से जुड़ी बीमारियां हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO में नेशनल केयर ऑफ मेडिकल हेल्थ के लिए की गई एक रिसर्च में कहा गया कि कम से कम 6.5% भारतीय किसी न किसी तरह के मानसिक विकार से पीड़ित हैं। भारत दुनिया के सबसे बड़ी जनजातीय आबादी रही है। कुल भारतीय आबादी का 8.6% अनुसूचित जनजाति है। जनजातीय आबादी में मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याएं बढ़ने के कई कारण हैं। इनमें विस्थापन और पलायन एक बड़ा कारण है। नीलगिरी के आदिवासियों में हुए एक सीमित शोध में ये पाया गया कि जबरन विस्थापित किए आदिवासियों में अवसाद और मेंटल हेल्थ की समस्या ज्यादा मिलती है। भारत में मेंटल हेल्थ पर व्यापक स्तर पर शोध किए गए हैं। हालांकि आदिवासी आबादी का मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है जिसे अब तक नजरअंदाज किया गया है, लेकिन अब इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और अब बात करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र की खबर से। कल हमने आपको बताया कि लोकसभा में कई सांसदों ने अपने अपने राज्यों के कुछ समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग की थी। इसी सिलसिले में ओडिशा में सत्ताधारी दल बीजू जनता दल की सांसद चंद्रानी मुर्मू ने दुर्वा आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की मांग की। गुरुवार को जब लोकसभा में जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने हिमाचल प्रदेश के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए बिल पेश किया, तब उड़ीसा के दुर्वा समुदाय की मांग पर बोलते हुए बीजू जनता दल की सांसद चंद्रानी मुर्मू ने कहा कि ओडिशा की राज्य सरकार ने कम से कम 160 समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा हुआ है। इन 160 समुदायों में कुछ तो नए नाम हैं जिन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। इनमें से ज्यादातर नाम ऐसे हैं जो आदिवासी समुदाय पहले से ही इस सूची में शामिल हैं, लेकिन इन समुदायों के कुछ समूहों को अनुसूचित जनजाति के लिए किए गए आरक्षण या दूसरे प्रावधानों का लाभ नहीं मिल पाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके नाम के उच्चारण में फर्क मिलता है। ओडिशा के दुर्वा आदिवासियों की कहानी कुछ इसी तरह की है। ओडिशा के मलकानगिरी, कोरापुट और नबरंगपुर के दुर्वा अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर हैं, लेकिन इन इलाकों से सटे छत्तीसगढ़ के बस्तर में दुर्वा आदिवासी विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति मानी जाती है। ऐसे में इस समुदाय के लोग लंबे समय से इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस क्रम में इस समुदाय के लोग कई बार दिल्ली भी आ चुके हैं।
Particularly, 9 communities of Odisha has been recommended for inclusion in the ST list. विशेष तौर पर ओडिशा के 9 समुदायों भोक्ता, दुर्वा, कलंगा, नगेसिया, पावा, खंडायत भुइया, तामड़िया, चपुआ कमर, कांध्या को राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई थी, लेकिन इन सिफारिशों पर केंद्र की तरफ से अब तक कुछ भी साफ नहीं किया गया है। 2 विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति जैसे चुकुटिया भुंजिया और पाउडी भुइया को अभी तक अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं किया गया है। आपको बता दें कि आदिवासियों को जनजाति की सूची में रखे जाने पर संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार ये सूची राज्य विशेष के आधार पर होगी। इसका अर्थ ये है कि अगर एक आदिवासी समुदाय को एक राज्य में जनजाति की श्रेणी में रखा गया है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसी समुदाय को दूसरे राज्य में भी वो दर्जा मिल जाए। संविधान के अनुच्छेद 342 के मुताबिक जनजाति की सूची राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अलग अलग नोटिफाई की जाती है। ये सूची उस राज्य विशेष में ही लागू होती है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ ओडिशा के मलकानगिरी से विजय उपाध्याय जुड़ रहे हैं। विजय जी, कल संसद में ओडिशा के दुर्वा समुदाय और कुछ और समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की मांग की गई है। आपकी नजर में ये समस्या कितनी बड़ी है? मेरा जितना जानकारी है, ओडिशा में आठ जनजाति है जिसको इंक्लूड करना चाहिए, मगर दे आर नॉट इंक्लूडेड। वो इसी में नंबर 1 में है झोड़िया, who are fighting for a long time to get included in the आदिवासी तालिका। तो एक है झोड़िया, 2 नंबर में है दुरुआ, you know that fight is going on for a long time, and thirdly Konda Reddy, KONDA REDDY, कोंडा रेड्डी। इसके बाद नुका दोरा, देन कोंडा दोरा, देन कुंभार, गौड़ एंड रोना। कुंभार, गौड़ एंड रोना, ये 8 जनजाति हैं। ये लड़ाई कर रहे हैं फॉर ए long time to get listed, but they are not listed in scheduled tribe as till now, but they are listed in Andhra Pradesh. The agitation comes because of that, because they are not listed in Odisha, whereas they get that status in Andhra. विजय जी, राज्य सरकार का कहना है कि 160 समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव पहले ही केंद्र को भेजा जा चुका है। क्या राज्य सरकार इस मामले में गंभीर है या फिर बॉल को केंद्र के कोर्ट में डालकर खाना पूर्ति कर ली गई है? This is a political question. As far as I know, in the 90s when first Malkangiri district was declared, Malkangiri subdivision was declared a district. At that time, the then collector Gagan Dhal, he has surveyed a lot about Konda Reddy and Durwa and sent his proposal. At least I know about these two Janjati. He sent concrete proposal, and it was also sent by the government of Odisha to Delhi. And whether it is Congress government in the center, UPA government or NDA government, I feel they can do a lot because it is a central subject. Proposal on these 8 subjects, because Jhodia, you know that one Jhodia lady, Sumati Jhodia, she has fought it up to Delhi. He has gone and there, but he has given representation to the President of India. And it is not being heard. So state government generally thinks that it is not its subject. So why much bother? Surely it is not that serious. And it should be more serious than what it is. विजय जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर किसी आदिवासी समुदाय को जनजाति की सूची में शामिल नहीं किया जाता है तो उन्हें कितना नुकसान होता है? पहले खतरा है उसका जमीन
इसका जमीन इजीली छीन जा सकता है बिकॉज ही इज नॉट ए ट्राइबल एंड द ट्राइबल लैंड एलियनेशन इरेडिकेशन जो जितना लॉ है लैंड एलियनेशन एक्ट वो उसके प्रति लागू नहीं होगा, इसीलिए इजीली उनका जमीन को साहूकार लोग हासिल कर लेते हैं। ये पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम है उसका जो स्टूडेंट्स, उसका जो बच्चे हैं, वो लोग शिक्षा के लिए जो मुफ्त में शिक्षा मिलना है इसका सर्टिफिकेट नहीं पाते हैं बिकॉज देयर इज नो कास्ट पे, सो दे हैव टू पे एज द जनरल्स पे। ये दूसरा प्रॉब्लम। तीसरा प्रॉब्लम है इन द एट द बैंक्स they cannot get loans, easy loans with easy interest, they can't get loans. And fourth problem is they have to mane health education सब जगह पे they have to face problems. They don't get scholarship, that don't get entry into the tribal schools. There are many tribal schools which give a lot of facilities that they do not get. These are the main problems. So for education, for job, for loan, for land, they always face problems. They don't get what they should. और अब आपको बताते हैं उत्तराखंड के एक ऐसी गांव की कहानी जहां के लोग बाहरी दुनिया से सिर्फ एक रेडियो के जरिए जुड़े हैं। देश में करीब 2 दशक पहले संचार क्रांति हो चुकी है और आज 5G कनेक्टिविटी का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन देश का एक गांव ऐसा भी है जिसके लिए सूचना और संचार क्रांति बहुत दूर की बात है। यहाँ बिजली और बुनियादी सुविधाएं भी नहीं पहुंच पाई है। यहाँ के लोग बाहरी दुनिया से सिर्फ एक रेडियो के जरिए जुड़े हुए हैं। ये गांव उत्तराखंड के चंपावत जिले में खिरद्वारी इलाके में है। चंपावत जिले के इस गांव में रहने वाले आदिम बनरावत जनजाति के 65 वर्षीय एक सदस्य ने वर्ष 2015 में एक रेडियो ट्रांजिस्टर खरीदा था। करीब 18 किलोमीटर पैदल रास्ता तय कर उन्होंने रेडियो खरीदा और अब इस रेडियो ने करीब 200 लोगों के गांव को दुनिया से जोड़ दिया। पिछले 7 सालों से यही रेडियो लोगों को बाहरी दुनिया से जोड़े हुआ है। 80 साल के हो चुके रघुवीर सिंह को आज भी 7 साल पुरानी घटना याद है। वो बताते हैं कि जिस दिन मुझे ये रेडियो मिला वो दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण था। जैसे ही मैंने उस दिन स्थानीय स्टेशन पर ट्यून किया, गांव में उत्साह की लहर थी। दैनिक समाचार बुलेटिन को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकजुट हो गए। ये बात पूरे गांव में फैल गई। उस दिन के बाद से उनका घर ग्रामीणों के लिए एक पसंदीदा अड्डा बन गया। वे क्षेत्रीय और राष्ट्रीय समाचार सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा होते हैं। बता दें, चंपावत जिले का खिरद्वारी गांव सड़क से करीब 20 किलोमीटर दूर है। यहाँ अब तक बिजली नहीं पहुँच पाई है। यहाँ सार्वजनिक वितरण की दुकान भी नहीं है, ना ही लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। यहाँ के लोग आसपास के गांवों में मजदूरी कर अपना गुजर बसर करते हैं। ग्रामीण जीत सिंह कहते हैं कि सरकार टेक्नोलॉजी के विकास की बात करती है, डिजिटल क्रांति की बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन हमारे पास फोन के कनेक्शन तक नहीं है। इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात तो छोड़ ही दीजिए, गांव में बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाई है। हम अपने घरों को रोशन करने के लिए तेल के दियों का उपयोग करते हैं। इस मामले में टनकपुर के एसडीएम हिमांशु काफलटिया ने कहा कि जिला प्रशासन ने बीएसएनएल का टावर लगाने और गांव में बिजली की समुचित आपूर्ति के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है ओडिशा से। ओडिशा के कई आदिवासी गांवों में लोग अब भी सामान्य जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसी ही एक घटना कोरापुट जिले के कोमाना प्रखंड के सुनाबेड़ा पंचायत के आदिवासी बहुल उपका पानी से सामने आई है। खबरों के मुताबिक गांव घने जंगल में स्थित है और लोग बेहद सीमित संसाधनों के साथ जीवन जी रहे हैं। गांव में आवागमन के लिए कोई वाहन योग्य सड़क नहीं है। नतीजतन ग्रामीणों को पंचायत तक पहुंचने के लिए 100 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। इतना ही नहीं, इस इलाके में बिजली भी नहीं है और ना ही पीने के पानी की सुविधा। यहाँ के आदिवासी पीने के पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसके चलते कुछ ग्रामीण बीमारियों के शिकार भी हो रहे हैं। बिजली पानी के साथ ही गांव में एक स्कूल तक नहीं है, यहाँ तक कि आंगनबाड़ी की सुविधा भी नहीं है, जिसके चलते बच्चे शिक्षा शब्द से वाकिफ नहीं हैं। ग्रामीणों ने कहा कि सिर्फ चुनाव के समय नेता उनके दरवाजे पर दस्तक देते हैं और वोटिंग खत्म होने के बाद से अगले चुनाव तक ये नेता दोबारा गांव में नजर नहीं आते हैं।
गांव वालों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस काउंटर को पास की भरुआ मुंडा पंचायत में स्थानांतरित करने और अपने गांवों को इससे जोड़ने की मांग की है। और अब अपने दूसरे सेगमेंट में हम चलते हैं जहां एमबीबी पोल की बात होती है। एमबीबी पोल में हमने अपने यूट्यूब चैनल पर आज एक सवाल किया था। वो सवाल ये था कि महुआ की शराब को कानूनी मान्यता दी जानी चाहिए, आपकी राय बताएं। इस सवाल के जवाब में 79% लोगों ने हाँ का ऑप्शन चुना, तो वही 18% लोगों ने माना कि इसे कानूनी मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। वहीं 3% लोगों ने पता नहीं का ऑप्शन चुना। आपको बता दें कि अब तक 1700 से ज्यादा लोग इस पोल में हिस्सा ले चुके हैं। लेकिन हमने ये सवाल पूछा क्यों था? मध्य प्रदेश में अगले साल चुनाव होने वाले हैं और राज्य की बीजेपी सरकार आदिवासियों के लिए लगातार एक के बाद एक घोषणाएं कर रही है। इस सिलसिले में शिवराज सरकार ने घोषणा की थी कि वो आदिवासियों के लिए बड़ा काम करने जा रही है। खबरों के मुताबिक मध्य प्रदेश टूरिज्म के अधीन आने वाले 18 होटलों में आदिवासियों द्वारा बनाई जाने वाली महुआ शराब बेचने की परमिशन दे दी गई है। इसके लिए आबकारी विभाग ने अलीराजपुर में फैक्ट्री लगाकर वहां शराब बनाने का काम शुरू कर दिया है, जिसकी टेस्टिंग की जा रही है। डिंडोरी और खंडवा में भी शुरुआती दौर का ही काम चल रहा है। खबरों के मुताबिक पहले इस शराब को शराब की दुकानों के जरिए बनवाने की तैयारी थी, लेकिन अब एमपी टूरिज्म के जरिए शराब की बिक्री की जाएगी और इसमें आदिवासियों को मुनाफा दिया जाएगा। अफसरों के मुताबिक सब कुछ ठीक रहा तो आदिवासी समूह द्वारा बनाई गई ये शराब जनवरी 2023 से मार्केट में आएगी। दरअसल पिछले साल मंडला में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ऐलान किया गया था कि महुआ के फूल से बनी शराब दुकानों में हेरिटेज शराब के नाम से बेची जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगर कोई भाई बहन परंपरागत शराब बनाते आ रहे हैं तो वो अवैध नहीं मानी जाएगी। हेरिटेज शराब के नाम से इस शराब को दुकानों पर भी बेचा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम उसे भी आदिवासी की आमदनी का जरिया बनाएंगे। अगर कोई परंपरागत रूप से बनाता है तो सरकार उसे बकायदा वैधानिक मान्यता देगी। आपको बता दें कि आजादी से पहले भारत में महुआ के उत्पादन पर रोक लगा दी गई थी। 1947 के बाद इसे एक निम्न गुणवत्ता वाला खतरनाक ड्रिंक के रूप में वर्गीकृत किया गया। साथ ही आदिवासी लोगों को पारंपरिक ग्रामीण बाजारों से परे इसे बनाने और बेचने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। हालांकि पिछले कुछ सालों में स्थानीय सरकारों के बीच रवैये में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। मसलन 2021 में मध्य प्रदेश की सरकार ने महुआ को हेरिटेज शराब घोषित किया, तो वहीं महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने स्थानीय आदिवासी समूहों द्वारा फूलों के संग्रह और भंडारण को वैध बनाने के लिए अपने पुरातन कानूनों को बदल दिया। आपको बता दें, महुआ का पेड़ पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भारत के जंगली मैदानों में उगाया जाता है, खासकर वहां जहां संथाल, गोंड, मुंडा और उरांव जैसी जनजातियां रहती है। क्षेत्र में पिछले 3000 सालों से बसी ये जनजातियां महुआ को जीवन का पेड़ मानते हैं। आमतौर पर ये जनजातियां महुआ के फूलों, फलों, शाखाओं और पत्तियों का इस्तेमाल भोजन, मवेशियों के चारे, ईंधन, कला, दवा आदि के तौर पर करती रही है, मगर ये ज्यादा मशहूर इससे बनने वाली शराब महुआ के लिए है। महुआ आदिवासी समाज के लिए आय का जरिया तो है ही, साथ ही उनके पर्व त्योहार से लेकर शादी ब्याह तक में इसका इस्तेमाल होता है। इसकी चर्चा स्थानीय गीतों के साथ साथ हिंदी, भोजपुरी, मैथिली और अन्य लोकगीतों में भी होती है। महुआ आदिवासियों के खान पान से लेकर उनके रीति रिवाजों तक में रचा बसा है। और अब चलते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट में, जिसका नाम है अस्मिता और अधिकार। इस सेगमेंट में आज आपको लिए चलते हैं आंध्र प्रदेश। यहाँ की आरकू घाटी के बारे में भला कौन नहीं जानता। ये पर्यटकों के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र है, लेकिन बहुत कम ही लोग ये जानते होंगे कि ये एक आदिवासी बहुल इलाका है। ओडिशा से लगते इस इलाके में कई आदिवासी समुदाय रहते हैं। यहाँ की कुल आबादी का कम से कम 90% हिस्सा आदिवासी है। यहाँ वैसे तो कई तरह की वन उपज होती है, लेकिन आम यहाँ पर खूब होता है और यहाँ की आदिवासी औरतें आम पापड़ बनाने में माहिर होती हैं। ये आम पापड़ ये आदिवासी साप्ताहिक बाजार में बेचते हैं। अफसोस की बात यह है कि इन साप्ताहिक बाजारों में इस आम पापड़ के उन्हें उचित दाम नहीं मिलते।
इधर आ जाओ। तो ये था आज का हमारा आदिवासी डेली न्यूज़ बुलेटिन। इस बुलेटिन में हम रोज़ आदिवासी भारत से जुड़ी बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आते हैं। अगर आप अपने कुछ सुझाव हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिस कॉल ज़रूर दें। इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही मैं भी भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।